इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द टॉपिक पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन टॉपिक इज ऑफ द पैथोलॉजी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. पिगमेंट्स. सो पिगमेंट्स क्या होता है, हमारी बॉडी में सेवरल टाइप के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं आपको, जैसे मेलानिन हो गया और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं. सो उसी को हम रीड करेंगे आज. सो पिगमेंटेशन. सो पिगमेंट्स आर द कलर्ड सब्सटेंसेज. ये क्या होता है, ये कलर्ड सब्सटेंसेज होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली इन द बॉडी सेल्स, या और इंट्रोड्यूस होते हैं, या फिर एक तो हमारी बॉडी सेल्स में खुद में भी प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाहर से पिगमेंट्स लिए हुए हो. तो पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेल, जो पिगमेंट्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विद इन द सेल प्रेजेंट होते हैं, इसको हम एंडोजीनियस पिगमेंट्स के होते हैं. और वो पिगमेंट जो इंट्रोड्यूस होते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल्स, मतलब एक पिगमेंट जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम एंडोजीनियस पिगमेंट्स कहेंगे. और वो पिगमेंट्स जिनको हम बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर उनको हम बोलेंगे एक्सोजीनियस. सो दिस इज जस्ट कीप इन माइंड एंडोजीनियस पिगमेंट्स और एक्सोजीनियस पिगमेंट्स. सो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पिगमेंट्स. तो एंडोजीनियस पिगमेंट जो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर द मेलानिन पिगमेंट, बिलीरुबिन पिगमेंट, हीमोसिट्रिन एंड द हीमोग्लोबिन. सो दीज आर द एंडोजीनियस पिगमेंट. वहीं हमारे एक्सोजीनियस पिगमेंट्स के एग्जांपल्स हैं. सो दे आर द कार्बन, एंथ्रोकोटिक होता है, बीटा कैरोटीन होता है, टैटूइंग. आप अगर आप बाहर से टैटू करवाओ तो वो भी एक्सोजीनियस पिगमेंट्स का एग्जांपल है. एर्सेनिक. So carbon, beta carotene, tattooing, arsenic, these are the example of the exogenous pigments. Melanin pigment we see. So melanin जो है वो endogenous brown black कलर का पिगमेंट है. melanin सबसे कॉमन पिगमेंट है, लाइक हमको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. melanin इज लाइक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट. सो melanin हमारा एंडोजीनियस कैसा पिगमेंट है, अगर आपसे पूछे तो एंडोजीनियस पिगमेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. ऑल्सो कैसे कलर का होता है, तो ब्राउनिश ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन को डार्क कलर देता है, बालों को ब्लैक कलर देता है, स्किन को एक स्किन का कलर देता है. तो हमारे ऑल ओवर जो ये कलर है हमारा स्किन का, फेयरनेस, डार्कनेस, ऑल ओवर दिस कलर, हमारे हेयर का कलर. सो ये जो कलर है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन पिगमेंट. उसी बेसिस पे डिपेंड करता है आपका कलर क्या है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सनलाइट. ऑल्सो इसका क्या काम क्या होता है, हमारे जो सनलाइट है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट. मेलानिन पिगमेंट का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये प्रेजेंट होंगे स्किन के अंदर होगा, हेयर्स में, एड्रिनल के मेड्यूला में. एड्रिनल के हमको पता है दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स, मेड्यूला. सो एड्रिनल मेड्यूला में देखने को मिलेगा. नर्व सेल्स में देखने को मिलेगा, न्यूरॉन, सब्सटेंशिया नाइग्रा, वहाँ देखने को मिलेगा हमको. जो न्यूरोमेलानिन होता है वो डार्क कलर का पिगमेंट होता है जो ब्रेन में पाया जाता है और रिलेटेड होता है मेलानिन से ही. ये प्रेजेंट होते हैं इन द सेल्स ऑफ द सब्सटेंशिया निग्रा. इट गिव्स डार्क कलर. सो अब मैम ने देखा कहाँ का प्रेजेंट होता है, ये हमने देख लिया. मेलानिन पिगमेंट होता क्या है, ब्राउन ब्लैक कलर का पिगमेंट है जो डार्क कलर देता है. कहाँ का प्रेजेंट होता है वो देख लिया हमने. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का होता है, बनता कैसे है मेलानिन पिगमेंट, प्रोडक्शन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट, हाउ इट इज प्रोड्यूस. सो इट इज फॉर्म्ड इन द मेलानोसाइट्स. मेलानोसाइट सेल होती हैं उनमें बनता है ये, फॉर्म्ड इन द मेलानोसाइट, या फिर उनके जो प्रीकर्सर्स मेलानोब्लास्ट. मेलानोब्लास्ट से मेलानोसाइट्स बनते हैं एंड दैट मेलानोसाइट्स अल्टीमेटली लीड टू द मेलानिन पिगमेंट. या हम कह सकते हैं मेलानोब्लास्ट से बनता है या मेलानोसाइट से बनता है. डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. तो मेलानोसाइट्स जो होते हैं, मेलानोसाइट सेल्स होती है, इनके अंदर एंजाइम होता है टायरोसिनेज. एक मेलानोसाइट सेल को आप देखोगे उसके अंदर टायरोसिनेज एंजाइम होगा जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, विच गेट ऑक्सीडाइज टायरोसिन टू डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनाइन. जो बेसिकली टायरोसिन को, टायरोसिनेज एंजाइम क्या करेगा, टायरोसिन को कन्वर्ट करेगा डोपा में. जो डोपा होता है ना, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनाइन, उसके अंदर कन्वर्ट करेगा. सो दिस इज मेलानोसाइट्स. क्या रोल रहा, मेलानोसाइट से हमको क्या मिल रहा है, एक ऐसा एंजाइम मिल रहा है टायरोसिनेज. और ये टायरोसिनेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है ये टायरोसिनेज. तो टायरोसिन जो होता है, टायरोसिन को कन्वर्ट करता है डोपा में. और ये कन्वर्जन क्यों, कैसे हो पा रहा है, टायरोसिन डोपा में इसी वजह से कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम. सो आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. विच फर्दर ऑक्सीडाइज टू क्विनॉन. और जो फर्दर जो डोपा है फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्विनॉन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. जो पॉलीमराइज करेगा विल अल्टीमेटली पॉलीमराइज टू मेलानिन. और क्विनॉल का पॉलीमराइजेशन होगा एंड देन दिस क्विनॉल पॉलीमराइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन. जब मेलानिन कंबाइन करेगा प्रोटीन से, आपका मेलानिन बन गया. अब मेलानिन प्रोटीन से कंबाइन करेगा तो मेलानोप्रोटीन बना लेगा वो. सो दिस इज हाउ दिस मेलानिन प्रोड्यूस. मेलानिन कैसे देखा हमने देखा कि मेलानोसाइट के अंदर एंजाइम होता है टायरोसिनेज. ये टायरोसिनेज कन्वर्ट करता है टायरोसिन को इनटू डोपा एंड ऑक्सीडाइज टू क्विनॉन. और क्विनॉन जो है इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो हमको अल्टीमेटली मिलेगा मेलानिन. और मेलानिन भी फर्दर प्रोटीन के साथ कंबाइन हो सकता है तो मेलानोप्रोटीन बना लेता है वो. सो
अब हम देखिए, हमने देख लिया कि पिगमेंट की कैसे बनता है, क्या होता है। हम देखिए डिसऑर्डर्स, कैसे डिसऑर्डर्स होते हैं पिगमेंट के। अगर आपका मेलेनिन पिगमेंट से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर होंगे? हाइपोपिगमेंटेशन, अगर आपकी बॉडी में जो मेलेनिन पिगमेंट है वो कम हो गया, हाइपोपिगमेंटेशन कंडीशन, आपकी बॉडी में मेलेनिन पिगमेंट है उसकी कमी हो गई, तो इन सीन द फॉलोइंग कंडीशन जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, दिस इज हाइपोपिगमेंटेशन, दैट इज अगर आपकी बॉडी में मेलेनिन की बढ़ गई, इफ़ यू हैव इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेलेनिन इन द बॉडी, सो हाइपर पिगमेंटेशन, अगर मेलेनिन बढ़ गया उस केसेस में क्या होता है? तो दो तरीके से बढ़ सकता है, ऐसा भी नहीं है कि आपके ऑल ओवर, उसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन इज लाइक आपकी पूरी बॉडी में, मतलब जनरलाइज इन द सेंस आपकी पूरी बॉडी में ऑल ओवर कॉमनली मेलेनिन का अमाउंट बढ़ गया, दैट इज जनरलाइज। उसके अलावा एक होता है हमारे पास लोकलाइज हाइपर पिगमेंटेशन। लोकलाइज हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है कि ये जो है लोकलाइज मतलब पर्टिकुलर एरिया पे ही, हम बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज़ हो रही है, तो वो लोकलाइज हमारी बॉडी में पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई होगी तो वो लोकलाइज। ऑल ओवर बॉडी में सिस्टम में देखने को मिलेगी तो वो जनरलाइज। आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकलाइज और जनरलाइज में समझ में आ गया होगा कि जनरलाइज में किस टाइप का पिगमेंटेशन होगा और लोकलाइज में क्या होगा। ये चीज़ पिगमेंटेशन या और भी चीज़ के लिए वैलिड है, जनरलाइज एंड लोकलाइज, ये आप याद रखिएगा। ये चीज़ आगे आपके आने वाली है और आज मतलब आती रहती है ये चीज़ जनरली। सो हाँ, वापस हम आते हैं जनरलाइज्ड पे। आपकी बॉडी में पूरे ऑल ओवर हाइपर पिगमेंटेशन होगा तो क्या होगा? इट इज़ ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ACTH हार्मोन, जो हमारी बॉडी का हार्मोन है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो वो हार्मोन जो है अगर वो ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन पिट्यूटरी से जो हमारा हार्मोन बनता है, तो हमारा जनरलाइज्ड हाइपर पिगमेंटेशन होता है। एग्जांपल कशिंग सिंड्रोम जो होता है, ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, एडिसन्स डिजीज, क्लोवेज्मा, ये सब आपने जो चीज़ें हैं, ये सब आपने कशिंग सिंड्रोम, ACTH प्रोड्यूसिंग एडिसन्स डिजीज, ये सब आपने 11th-12th में आपके पढ़ रखी हैं। एंड इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स इन यू जस्ट ऑल्सो यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट वॉट दैट स्पेसिफिक डिजीज, और इट्स you can also find in your book. Also in this you can find it particular more in detail in that book, your physiology book of the first year. एंड ऑल्सो इट इज़ फाउंड इन, ऑल्सो एग्जाम्पल है इसका क्लोएज्मा, जो प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इसको हम मेलेस्मा या मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी भी बोलने लग जाते हैं। सो दिट इज़ क्लोएज्मा। सो ये सब में जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन हमने देखा, कशिंग सिंड्रोम, ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, एडिसन्स डिजीज एंड क्लोएज्मा, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं। लोकलाइज हाइपर पिगमेंटेशन जो है ये कहाँ देखने को मिलता है? इट इज़ सीन इन न्यूरोफाइब्रोमेंटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमेंटोसिस में देखने को मिलता है, एंड लेंटाइगो एंड मेलेनोसिस कोलाई। कहाँ देखने को मिलता है? न्यूरोफाइब्रोमेंटोसिस, लेंटाइगो एंड मेलेनोसिस कोलाई। किस तरह से हाइपर पिगमेंटेशन हमने देखा, लोकलाइज यहाँ होता है, ऐसा ये यहाँ होता है। ठीक है, अब किस तरह से काम करता है हाइपर पिगमेंटेशन हमारी बॉडी में? पिगमेंटेशन, पिगमेंट ये बढ़ गया तो किस तरह से, मैकेनिज्म क्या है इसका, किस तरह से काम कर रहा है हाइपर पिगमेंटेशन? तो इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलेशन एक्टिविटी ऑफ द मेलेनोसाइट्स बाय ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन से मेलेनोसाइट की स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी होती है, उस तरह से काम करता है। स्टिमुलेशन एक्टिविटी ऑफ द मेलेनोसाइट्स बाय ACTH हार्मोन। बीटा है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सीक्रेटेड होता है बाय द पिट्यूटरी। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? ACTH जो है वो पर्पलिश स्ट्राइन कॉज करेगा, हाइपरटेंशन कॉज करेगा, एमेनोरिया करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करेगा और साइकेटिक डिस्टर्बेंसेस होंगे कशिंग सिंड्रोम के अंदर। जो ACTH है ये सब कॉज करेगा। ACTH की वजह से हमारा हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है अल्टीमेटली। तो ACTH कॉजेज पर्पलिश स्ट्राइन, हाइपर पिगमेंटेशन एंड टेंशन एंड एमेनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, साइकेटिक डिस्टर्बेंसेस। ACTH जो खुद होता है वो स्टिमुलेट करता है मेलेनोसाइट को, जो मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो एक्सेसिव पिगमेंट्स बनाते हैं हमारी बॉडी में। ACTH में अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो मैंने कहा ना आपको हाउ दिस इज वर्क, फॉर एग्जांपल कुशिंग सिंड्रोम, ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, एडिसन्स डिजीज, इन सब में क्या होता है? ACTH ज़्यादा बढ़ने लगेगा। अब ACTH आपकी बॉडी में मतलब अब डायरेक्टली आपके मेलेनोसाइट को कुछ नहीं हो रहा, आपके क्या हो रहा है? सबसे पहले ACTH इनडायरेक्ट अफेक्ट होता है कि ACTH आपकी बॉडी में बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कुशिंग सिंड्रोम, ACTH और ये सब डिजीज़ के अंदर ACTH का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा, ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा, डिसऑर्डर है। वंस ACTH का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा, उससे क्या होगा? वो ACTH का अमाउंट ट्रिगर करेगा, वो जाके मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, उसको जाके बोलेगा कि आप और मेलेनोसाइट्स को और मेलेनिन बनाओ, और मेलेनिन बनाओ। तो बॉडी में ओवर प्रोडक्शन मेलेनिन का होता जाएगा।
इस तरह से हमारे बॉडी में और मेलेनिन होता जाएगा। तो एडिसन जैसे ये हमने देखा, इस पे क्या होता है, कशिंग सिंड्रोम है, ACTH ये हाइपरटेंशन और ये सब कॉज करता है। एडिसन डिजीज में हाइपर पिगमेंटेशन होता है ऑफ स्कार्स का, डार्कनिंग ऑफ द एरोल्स, हाइपर पिगमेंटेड ऑफ प्रेशर पॉइंट जैसे एल्बोज, ये एक पर्टिकुलर जैसे जगह है ना, वहाँ पे एडिसन डिजीज में हाइपर पिगमेंटेशन होने लग जाता है अलग अलग जगह पे। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द गम्स, जो ब्राउन या ऑलमोस्ट डार्क कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं जिंजाइवा में, गम्स में भी हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। टैटूइंग ऑफ द स्किन भी होती है, जैसे एडिसन्स डिजीज में डिसऑर्डर होता है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कोई इनफ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करती है। इन एडिसन्स डिजीज देयर इज अ डिसऑर्डर इन विच एड्रिनल ग्लैंड कोई भी हार्मोन इनफ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। पिगमेंटेशन ड्यू टू इंक्रीज ईस्ट्रोजन एक्टिविटी, ये भी देखने को मिलता है अगर हमारी ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी, प्रेगनेंसी के टाइम पे ईस्ट्रोजन की हाई एक्टिविटी होती है उस मोमेंट भी पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने पर, क्रोनिक लिवर डिजीजेज, ईस्ट्रोजन थेरेपी ड्यूरिंग प्रोस्थेटिक कैर्सिनोमा, ये ऑल जो हैं ये सब हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करते हैं। ये सब ऑल जो चीज़ें हैं वो इनकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। इन मेल्स एक्स हार्मोन्स एंड्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल पिगमेंटेशंस, एंड्रोजन के लिए एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है ताकि पिगमेंटेशन नॉर्मल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल पिगमेंटेशन। इसके अलावा हम देखेंगे एर्सेनिक पॉइजनिंग, अब जैसे हमने बोला ना अलग अलग की वजह से ये हो सकता है हाइपर पिगमेंटेशन। सो पिगमेंटेशन में एंडोजीनियस एक्सोजीनियस देखे तो एक्सोजीनियस में हमारे पास एर्सेनिक पॉइजनिंग भी आता है फॉर कॉजेज जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन। ये एक्सोजीनियस कॉजेज हैं कि जनरलाइज हाइपर, एर्सेनिक जो होता है वो केमिकल है, वो कॉजेज द जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन, और द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका कोई पता नहीं अभी तक हमको कि इस तरह से काम करता है, बट ये एक्चुअली जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन पूरी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में एर्सेनिक चला गया तो हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर देगा। उसके अलावा आता है हमारे पास फोकल हाइपर पिगमेंटेशन। फोकल हाइपर पिगमेंट्स जो हैं वो और द फ्रेकल्स पिगमेंटेशन, आर ऑफ द फ्रेकल्स पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, फोकल्स हाइपर पिगमेंटेशन को फ्रेकल्स भी बोलते हैं, फ्रेकल्स पिगमेंटेशन। फ्रेकल्स पिगमेंटेशन बोले तो एक पर्टिकुलर, मैंने कहा ना फोकल हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन तो आपका हो रहा है जनरलाइज, हमने देखे थे एक लोकलाइज हुआ, एक जनरलाइज पर्टिकुलर, मतलब एक जनरलाइज एक ऑल ओवर हुआ, लोकलाइज एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जगह पे, हम बोलते हैं ना हमारी उंगली पे हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट जो होता है ना, एक पर्टिकुलर फोकल मतलब एक एरिया में पर्टिकुलर, उसमें भी एक धब्बे पे वहाँ पे, सो दैट इज फोकल हाइपर पिगमेंटेशन। फ्रेकल्स पिगमेंटेशन, ये फ्रेकल्स जो है वो फोकल एरियाज ऑफ द हाइपर पिगमेंटेशन जो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द स्किन। नॉर्मली ये हमको जेनेटिकली देखने को मिलते हैं, ऑल्सो ये हमको ओरल म्यूकोसा, लिप्स, वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। जनरली ये फ्रेकल्स पिगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलेंगे हमको, थ्रू आउट द स्किन देखने को मिलते हैं। नॉर्मली दे आर सीन जेनेटिकली और ऑल्सो इन द ओरल म्यूकोसा एंड लिप्स। जैगर सिंड्रोम, जैगर सिंड्रोम क्या होता है, ये सिमिलर, ये फैमिलियर डिसऑर्डर है जो हमको मल्टीपल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं स्टमक में, और बोवेल एसोसिएटेड विद द ब्राउनिश पिगमेंट स्कैटर्ड ऑल ओवर द माउथ एंड द लिप्स, सो दैट इज द जैगर सिंड्रोम की इसमें फैमिलियर डिसऑर्डर होता है, लाइक हेरिडिटी इस टाइप का डिसऑर्डर होता है जो हमको मल्टीपल पॉलिप्स में देखने को मिलते हैं। मल्टीपल पॉलिप्स दैट इज बेसिकली जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है टिश्यू के, जो प्रोट्रूड होती है आपके लाइनिंग ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल एक म्यूकस मेम्ब्रेन है आपके, वहाँ से टिश्यू के एबनॉर्मल बहुत सारी मल्टीपल बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन से जहाँ एक्सेसिव ग्रोथ हुई है, टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, उसको हम पॉलिप कहेंगे। तो ये फैमिलियर मतलब डिसऑर्डर है जो मल्टीपल पॉलिप्स जो होते हैं स्टमक में एंड बोवल एसोसिएटेड विद ब्राउनिश पिगमेंट स्कैटर्ड ऑल ओवर द माउथ एंड द लिप्स। उसके अलावा हमने देखा हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, हमने फ्रेकल सिंड्रोम देख लिया। फ्रेकल्स पिगमेंटेशन आपके बेसिकली ओरल म्यूकोसा लिप्स में देखने को मिलता है हमको, और ये वाला जैगर सिंड्रोम आपके स्टमक और बोवल में देख क्या से रिलेटेड देखने को मिलता है। माउथ और लिप्स मल्टीपल पॉलिप्स हो जाते हैं माउथ और स्टमक और बोवल में, जिसकी वजह से पिगमेंट्स ऑल ओवर देखने को मिलते हैं माउथ और लिप्स के अराउंड, और ये हेरिडिटरी होता है, मतलब आप कह सकते हैं काइंड ऑफ जीन ट्रांसफर और लाइक विद family history kind of, so that is family disorder. आफ्टर दिस हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ हमने देखा मेलेनिन पिगमेंट का हाइपर पिगमेंटेशन देखा, अगर पिगमेंट ज़्यादा हो गए तो क्या होगा। अब हमको देखना है पिगमेंट कम हो गया तो क्या होगा, इट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में लैक ऑफ द पिगमेंटेशन, कमी होगी तो सीन एज जनरलाइज, ऑल ओवर बॉडी में कमी हो सकती है, लोकलाइज भी हो सकती है। तो जनरलाइज देखेंगे हम, तो जनरलाइज में पूरी बॉडी में अगर पिगमेंट्स की कमी होगी तो एल्बिनिज्म हो सकता है। इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्टिव टायरोसिनेज एंजाइम, अगर आपकी बॉडी में डिफेक्टिव टायरोसिनेज जो है, टायरोसिन जो उसमें डिफेक्ट
डिफेक्टिव टायरोसिनेज एंजाइम की एक्टिविटी होगी तो इसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाएगी। आप देखोगे ना कुछ लोग एकदम मतलब वो बोलते हैं गोरे नहीं, काइंड ऑफ उसके नॉर्मल स्किन में बहुत ज़्यादा वाइट 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 एक जैसे फॉरेनर लाइक वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं। तो इस तरह से आपको वो चीज़ दैट इज बेसिकली एल्बिनिज्म। सो इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्टिव टायरोसिनेज एंजाइम। टायरोसिनेज एंजाइम जो है अगर उसकी कमी होगी, एक्टिव अगर टायरोसिनेज एंजाइम ढंग से काम नहीं करेगा तो इसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा और अल्टीमेटली एल्बिनिज्म हो सकता है। जनरलाइज की बात करें हम, और अगर लोकलाइज क्या हो सकता है, लोकलाइज जैसे विटिलिगो को हम ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं। इज डन एज अ टाइप ऑफ फोकल हाइपोपिगमेंटेशन। पर्टिकुलर जगह पे अगर हमारा हाइपोपिगमेंटेशन हो रहा है तो फोकल हाइपोपिगमेंटेशन, लोकलाइज्ड या ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं। विटिलिगो जिसको हम ल्यूकोडर्मा भी बोल सकते हैं, ये हो सकता है अगर पर्टिकुलर एरिया पे आपके हाइपोपिगमेंटेशन हुआ है तो विच इज़ ड्यू टू द मेलेनोसाइट्स लीडिंग टू द लैक ऑफ मेलेनोसाइट्स की ही कमी हो गई। जो सेल्स हैं जिनसे जो मेलेनिन बना रहे हैं, मेलेनोसाइट्स की कमी हो गई तो अल्टीमेटली वो पिगमेंट ही कम होगा, लीडिंग टू द लैक ऑफ पिगमेंटेशन। इट इज़ यूजुअली सीन ऑन द फेस, हैंड्स, जेनाइटेलिया एंड मे बी ऑल्सो ऑन द फैमिली, ड्यू टू द फैमिली डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। आपके फेस पे, पूरे फेस पे देखने को मिलेगा, आपके हाथों पे देखने को मिल सकता है, सब बीच बीच स्पॉट्स, वाइट वाइट स्पॉट्स, वहाँ पे मेलानिन की कमी हो गई, इस तरह का वो हो सकता है। और जेनाइटेलिया आपके प्राइवेट पार्ट्स पे देखने को मिल सकता है। सो वहाँ पर उसके अलावा लेप्रोसी और बर्न जो है वो सबसे कॉमन टाइप के हैं, एक्वायर्ड या फोकल हाइपोपिगमेंटेशन। अगर आप लेप्रोसी और बर्न की बात देखोगे ना, लेप्रोसी या कोई बर्न वाला एरिया है तो वो सबसे कॉमन टाइप के जो होते हैं वो एक्वायर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे कोई डिजीज या किसी नहीं, एक्वायर्ड आपको किसी बाहर से लग गए कोई चीज़, तो सबसे एक्वायर्ड का एग्जांपल है एक्वायर्ड फोकल। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में जीन कुछ डिफेक्ट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, उस तरह से नहीं आएंगे। कि लेप्रोसी और बर्न सबसे कॉमन एग्जांपल है। अगर आपने कोई एक पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन वाली कंडीशन बाहर से एक्वायर कर ली तो दैट इज़ लेप्रोसी एंड बर्न कॉमन एग्जांपल्स है, आप याद रख सकते हैं। हमने देख लिया अब हमारा पिगमेंट, द वन पिगमेंट इज कंप्लीटेड दैट इज द मेलानिन एंड नेक्स्ट वी सी द पिगमेंट हीमोसाइट्रिन। तो हीमोसाइट्रिन क्या होता है? हीमोसाइट्रिन पिगमेंट जो होता है वो, इसको हम आयरन पिगमेंट भी बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है वेरियस फॉर्म्स में, जैसे हीमोग्लोबिन फॉर्म में हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, ऐसे इस तरह से आयरन पिगमेंट। हीमोसाइट्रिन आप नाम से पता लगा सकते हैं, रिलेटेड टू आयरन। आयरन पिगमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस फॉर्म जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक्सेट्रा। इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में आयरन स्टोर्ड होता है फेरेटिन से। रेटिकल हमारा जो आयरन स्टोरेज होता है, जो हमारा वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में हमारा जो स्टोरेज होता है वो आयरन स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हीमोसिट्रिन। आयरन का मेटाबॉलिज्म में भी सी, तो एक्सेस ऑफ आयरन बॉडी में टेकन अप बाय द प्रोटीन एपोफेरेटिन। हमारे बॉडी का एक्सेस ऑफ आयरन जो है वो कौन ले लेता है? एपोफेरेटिन प्रोटीन ले लेता है, जो ऑक्सीडाइज करता है फेरस फॉर्म को टू द फेरिक फॉर्म। हमारी बॉडी में अगर मान लो आयरन जो है वो एक्सेस में है तो वो कौन ले लेगा? वो प्रोटीन ले लेगा, एपोफेरेटिन। अब मान लो एपोफेरेटिन आया, उसने देखा यार बॉडी में आयरन बहुत एक्सेस में है, तो वो क्या करेगा? जो आयरन है वो एक्चुअली पहले वो आयरन को देखेगा ना जिसको, तो वो आयरन फेरस फॉर्म में होगा, Fe+2 फॉर्म में होगा, और वो उसको कन्वर्ट कर देगा Fe+3 फेरिक फॉर्म में, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। दिस इज डिपॉजिटेड इन द कोर। और ये आयरन फिर कैसे डिपॉजिट हो जाएगा, कहाँ डिपॉजिट होगा? तो आयरन डिपॉजिट होगा कोर के अंदर और सराउंडेड हो जाएगा बाय द एपोफेरेटिन। मतलब उसको कोर में डिपॉजिट कर दिया, अब उसके मतलब आसपास उसका एपोफेरेटिन प्रोटीन है जिसने किया है, उसने अपना घेरा बना लिया, इट इज सराउंडेड बाय द एपोफेरेटिन। ये फर्दर ब्रोकन हो जाएगा, इसको हम बोल सकते कैटाबोलाइज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू द हीमोसिट्रिन। अभी आयरन इसने देखा, हमने आयरन को Fe+3 में कन्वर्ट कर दिया, उसके अराउंड एपोफेरेटिन लग गया, तो ये पूरा जो है अब ये फर्दर कैटाबोलाइज हो जाएगा इनटू हीमोसिट्रिन। तो हीमोसिट्रिन ये पूरा जो है स्ट्रक्चर हीमोसिट्रिन के अंदर मेटाबोलाइज हो जाए, कैटाबोलाइज हो जाएगा फेरेटिन जो इनगल्फ्ड बाय द लाइसोसोम। हीमोसिट्रिन में हो जाएगा फेरेटिन विच इज इनगल्फ्ड बाय द लाइसोसोम एंड कैटाबोलाइज फॉर्मिंग हीमोसिट्रिन। एंड हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट के आगे क्या क्या अंदर आता है इसके अंदर, तो दे आर पार्शियली डाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड बाय हेपोप्रोटीन्स। दे आर द पार्शियली डाइजेस्टेड एपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड होता है और आयरन होता है। माइक्रोस्कोपिक अगर हम इसको डिटेल में देखें तो पिगमेंट जो है ग्लोबुलर गोल्डन येलो। अगर आप पिगमेंट को देखोगे दिखने में कैसा लग रहा है, ये पूरा हीमोसिट्रिन पिगमेंट जो आयरन और एपोफेरेटिन का मिला जुला स्ट्रक्चर है, ये कैसा दिख रहा है? तो ये ग्लोबुलर, एक मतलब ग्लोबुलर टाइप का देखने को मिलेगा आपको, गोल्डन येलो देखने को मिलेगा, गोल्डन येलो टाइप का, और रिफ्रेक्टाइल देखने को मिलेगा। स्टेन कैसे करेंगे आप इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसको स्टेनिंग कैसे करेंगे? तो पर्ल्स स्टेन ऑल्सो नोन एज आयरन स्टेन, पर्ल्स स्टेन यूज करेंगे आप। पर्ल्स स्टेन ऑल्सो नोन एज आयरन स्टेन, इट इज सीन एज पर्शियन ब्लू कलर।
पर्ल्स आप यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ द पर्ल स्टेन, जिसको हम आयरन स्टेन भी बोलते हैं। इसको पर्शियन ब्लू कलर होता है इसका। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द पिगमेंटेशन, अगर पिगमेंटेशन की एबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं, so they are the generalized hemosiderosis, that is the deposition of the hemosiderin in multiple organ, जैसे increase erythropoietic activity, जो hemolytic disease में जैसे थैलेसीमिया उसमें erythropoietic activity बढ़ जाती है, hemolytic disease से थैलेसीमिया उस केस में increased iron absorption हो जाता है from the diet, it is commonly seen in the black South African जिनकी डाइट में हाई आयरन होता है, वो यूजली कम फ्रॉम द एल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द आयरल वेसल्स, तो वहाँ से आपको ज़्यादा आयरन देखने को मिलता है। तो हीमोसिडेरिन पिगमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा, और ये सब कब होता है, लाइक अगर मान लो कोई अफ्रीकन है, बेसिकली अफ्रीकन जो होते हैं वो मोस्टली उनकी कुकिंग जो होती है वो अल्कोहलिक ड्रिंक का मोस्टली कंजप्शन होता है वहाँ पे, और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेसिकली दे आर प्रिपेयर्ड इन द आयरन वेसल्स, सो आयरन वेसल्स इन द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सो दे बेसिकली योर दे डाइट्स, इनकी डाइट में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ आयरन जाता है, सो दैट्स the loss of the normal regulating mechanism of iron absorption, जो से हमको hemochromatin and the hemosiderosis, these causes excess deposition of the iron, जिसकी वजह से हमारा टिश्यू का डैमेज होने लग जाता है और फंक्शनल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है ऑर्गन्स का। एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी है कि जो आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस है वो कॉज करते हैं डायबिटीज़, जिसको हम ब्रोन्स डायबिटीज़ भी बोलने को, तो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन, एक कॉमन साइड इफेक्ट, एक कॉमन आफ्टर इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, जो है आइसोलेट, जो हमारी पैनक्रियाज की आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस होती हैं, ये हमारी डायबिटीज़ कॉज करती हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोन्स डायबिटीज़। पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस क्या होता है, इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, टाइनी हेमरेज देखने को मिलता है लंग्स के अंदर टाइनी हेमरेज हो जाएगा, आरबीसी एंगल्फ हो जाएंगे बाय एल्विलर मैक्रोफेजेस, जिसके अंदर आयरन पिगमेंट होगा, दैट इज हीमोसिड्रिन, ऑल्सो नोन एज हार्ट फेलियर सेल्स। The hemosiderin along with fibrosis gives a brownish appearance to the lungs. Hemosiderin along with fibrosis जो होगा वो brownish appearance देगा आपके lungs को, जिसको हम brown indulation भी बोलेंगे। अर्थ रखिएगा, जिस hemosiderin आपके fibrosis gives a brownish appearance to the lungs, जिसको हम brownish indulation भी बोलेंगे। Then there comes a blood transfusion. So excess of blood transfusion lead to the loss of the iron. आप excess of blood transfusion होगा, बहुत ज़्यादा blood transfusion हो रहा है तो आपकी बॉडी से आयरन कम हो जाएगा, बेसिकली ब्लड जा रहा है, आयरन भी जा रहा है, तो लॉस ऑफ द आयरन एंड रिपीटेड, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहेगा, इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज द लोड ऑफ द हाइपर पिगमेंट। लोकलाइज्ड हीमोसिड्रिन पिगमेंटेशन हमने जनरलाइज देख लिया, अब देख लिया जनरलाइज हीमोसिड्रिन पिगमेंटेशन। अब हम देखेंगे लोकलाइज हीमोसिड्रिन पिगमेंटेशन। लोकलाइज हीमोसिड्रिन पिगमेंट जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है, द फॉलोइंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज हीमेटोमा, हेमरेजिक इन्फाक्ट, फ्रैक्चर्स, जैसे आपका हीमोटोमा हो गया, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज हीमोटोमा, हेमरेजिक इन्फाक्ट हो गया, फ्रैक्चर्स होगा, इन सब केसेस में आपको लोकलाइज हीमोसिड्रिन पिगमेंट देखने को मिलता है। लोकलाइज हीमोसिड्रिन पिगमेंट हमको इस सब कंडीशंस में whenever there is a hemorrhage, आरबीसी हेमरेज होगा, बेसिकली क्या होगा, आरबीसी उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो लिबरेट करेंगे हीमोग्लोबिन, आरबीसी टूटेंगी, फिर उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा जो फर्दर रिलीज करेगा आयरन को। हीमोग्लोबिन निकला आरबीसी से, वो फर्दर रिलीज करेगा आयरन को। ये आयरन टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस और डिपॉजिट हो जाएगा एट द हीमोसिड्रिन पिगमेंट। दिस आयरन इज टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस, ये आयरन मैक्रोफेजेस ले लेगा और इसको बेसिकली डिपॉजिट कर देगा एज अ हीमोसिड्रिन पिगमेंट। फिर आएगा, हमने ये सब पिगमेंट्स देख लिया, हमने दैट इज द मेलानिन पिगमेंट हमने देख लिया, हीमोसिड्रिन पिगमेंट हमने देख लिया, एंड बेसिकली अब हमारे को देखना है नेक्स्ट पिगमेंट। सो वी कम टू द नेक्स्ट पिगमेंट, दैट इज लाइपोफ्यूजन पिगमेंट। लाइपोफ्यूजन जो है वो एंडोजीनस है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ये पिगमेंट। तो लाइपोफ्यूजन आपने मेरे को स्टार्टिंग में जो पेज दिखाया था, आप उसके अंदर एक और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, तो लाइपोफ्यूजन्स भी ऐड कर सकते हैं। सो लाइपोफ्यूजन्स आर एंडोजीनियस इनसोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं जो डिराइव्ड होते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन, फ्रॉम लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड लिपिड्स ऑफ सबसेल्युलर मेम्ब्रेन। लाइपोफ्यूजन जो है वो एंडोजीनियस और इनसोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं जो डिराइव्ड होते हैं हमारे लिपिड से डिराइव्ड होते हैं पर ऑक्सीडेशन ऑफ द पॉलीसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ द सबसेल्युलर मेम्ब्रेन्स, एंड यू जस्ट एंड देन दे कम्स कंपोजिशन। लाइपोफ्यूजन का कंपोजिशन क्या होता है, एंड composition is the lipofussion is a combination of the polymers of lipids and phospholipids। lipids और phospholipids का जो combination होता है उसके polymers like जो complexed with the proteins like all over this whole combination polymerized combination of the lipids phospholipids which are complex with the proteins। the organs which are taken of the brown color इनको हम क्या बोलेंगे, brown atrophy।
जो ब्राउन कलर ले लेंगे लाइपोफिशियन। एंड द पिगमेंट इज द रिजल्ट ऑफ एजिंग। ये पिगमेंट किस वजह से आता है? लाइपोफिशियन पिगमेंट बॉडी में बढ़ रहा है, मतलब कब बढ़ता है ये बेसिकली कब देखने को मिलता है? एजिंग के केस में। तो पिगमेंट इज द रिजल्ट ऑफ एजिंग या नॉर्मल वियर एंड टीयर, एजिंग होना या नॉर्मल वियर टीयर ऐसे लग रहा है, तो देयर फॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एजिंग पिगमेंट। तो लाइपोफिशियन के पिगमेंट की जगह अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एजिंग पिगमेंट या एजिंग पिगमेंट के बारे में बताओ, तो basically you need to tell about this lipofuscin pigment. Lipofuscin pigment is also known as aging pigment, so remember this thing. तो therefore इसको aging pigment भी बोलते हैं या फिर wear और tear pigment भी बोलते हैं। लाइपोफिशियन पिगमेंट तो प्रोडक्शन क्या, व्हाट कॉजेज ऑफ द लाइपोफिशियन पिगमेंट प्रोडक्शन? सेनाइल चेंजेस होते हैं, मेलिग्नेंसीज होती है हमारी बॉडी में, सीवियर कैंसर, मेलिग्नेंसीज, सीवियर नर्व चेंजेस एंड माइक्रोस्कोपिक, दीज आर द चेंजेस। किस वजह से कॉजेज होते हैं ये लाइपोफिशियन पिगमेंट प्रोड्यूस का? तो ये सब कॉज होते हैं। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसा दिखता है माइक्रोस्कोपिकली? सो येलो ब्राउन पिगमेंट होता है। कैसा कलर होता है स्पेसिफिकली? तो हम देखें तो ये येलो ब्राउनिश कलर का पिगमेंट होता है। हमने देखा था, हमने को पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेलानिन जो है वो ब्राउन ब्लैक कलर पिगमेंट होता है। हमने देखा हीमोसिट्रिन पिगमेंट, हीमोसिट्रिन पिगमेंट आपका कैसा था? दैट इज आपका गोल्डन ग्लोबुलर टाइप का गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट था। ये हमारा येलो ब्राउन पिगमेंट है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। अगर हम लाइपोफिशियन देखें, लाइपोफिशियन येलो ब्राउन पिगमेंट है जो फाइनली ग्रेन्युलर, अच्छे से मतलब ग्रेन्युलेटेड होता है, फाइनली ग्रेन्युलर होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, यूजुअली सीन अराउंड द न्यूक्लियस। कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? हार्ट इन्वॉल्व होता है, लंग्स होता है, सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स इन्वॉल्व होती है। कॉपर पिगमेंट इफ वी सी, सो नॉर्मल कॉपर सीरम लेवल जैसे 70 to 140 mg/dl कॉपर पिगमेंट, ये हमारा। उसके बाद हम देन वी कम टू द नेक्स्ट पिगमेंट। हमने लाइपोफिशियन देखा, लाइपोफिशियन इज वेरी शॉर्ट, हमने इतना ही। द मेन पिगमेंट जो आपको रीड करना है इसमें आउट ऑफ दिस हीमोसाइट्रिन, हीमोसाइट्रिन इज इंपॉर्टेंट, ऑल्सो द मेलानिन, एंड आउट ऑफ दीज टू ऑल्सो द मेलानिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट एनीथिंग अबाउट द मेलानिन। सो उसके बाद हमारे पास लाइपोफिशियन देखा हमने इस तरह का होता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पिगमेंट, दैट इज द कॉपर पिगमेंट। सो नॉर्मल कॉपर सीरम लेवल होता है 70 to 140 mg/dl। डेली रिक्वायरमेंट कॉपर की एडल्ट में बहुत कम होती है, हमको एडल्ट में कॉपर की अमाउंट बहुत कम चाहिए होती है। ये आ जाता है हमारे डाइट से मिल जाता है हमको इतना तो, और हमारे इंटेस्टाइन से आ जाता है। कॉमन साइट्स ऑफ डिपोजिशन और लिवर, हमारे कहाँ कहाँ डिपोजिशन होता है कॉपर का, मतलब कॉपर आप ले रहे हो डाइट से आया जो भी कॉपर है, वो कॉपर का डिपोजिशन कहाँ पे होगा? कॉपर का डिपोजिशन लिवर के अंदर होगा। सो लिवर के अंदर होगा, ब्रेन में होगा, आइज में होगा। लिवर का डिपोजिशन से कॉपर बहुत ज़्यादा लगता है, इसको हम लिवर कायरोसिस बोलते हैं। लिवर कायरोसिस ब्रेन में होता है, डिपोजिशन सीन इन द बक्कल गैंग्लियन, बक्कल गैंग्लियन में, बेसल गैंग्लियन में देखने को मिलता है आपको डिपोजिशन ब्रेन का, ब्रेन में। ऑल्सो आइज में ब्राउनिश का डिस्कलरेशन हो जाता है कॉर्निया का, तो समझ सकते हैं आपके कॉर्निया मतलब कॉपर पिगमेंट तो ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ द कॉर्निया एट पेरीफेरी। ये डिजीज़ को हम क्या बोल देंगे? केशर फ्लेशर्स रिंग। आप मतलब केयर्स फ्लेशर्स रिंग। सो केयर्स फ्लेशर्स रिंग इज अ डिसऑर्डर इन विच आपकी कॉर्निया के अराउंड, कॉर्निया के पेरीफेरी पे, कॉर्निया को अगर आप देखोगे तो कॉर्निया के पेरीफेरी पे ब्राउनिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। और इसी डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे? इसी डिजीज़ को हम बोलेंगे केसर्स फ्लेशर्स रिंग। सो डोंट फॉरगेट दिस, एंड बिकॉज इट्स लाइक सो वियर्ड नेम, बट डोंट फॉरगेट दिस डिजीज़ बिकॉज आपके कॉपर पिगमेंट में बहुत कम चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपको लिवर है, ब्रेन है, लिवर में कायरोसिस देखने को मिलता है, ब्रेन में आपका बेसल गैंग्लियन में डिपोजिशन देखने को मिलेगा, आइज में आपके जो पेरीफेरी है वहाँ पे आपके कॉर्निया का ब्राउनिश का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, जिसको हम केशर्स फ्लेयर्स डिजीज़ बोलते हैं। ब्लड में आपको हीमोलाइसिस देखने को मिलता है। किडनी के अंदर आपको ग्लोमेरुलर एंड ट्यूबुलर डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। ब्लड में आपको हीमोलाइसिस, किडनी में आपको ग्लोमेरुलर एंड ट्यूबुलर डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा आती है विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ को हम विच इज़ ऑल्सो नोन एज हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन। विल्सन्स डिजीज़ को हम हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन भी बोलते हैं। ये डिजीज़ जो होती है वो ऑटोसोमल होती है। ऑटोसोमल हमारी क्रोमोसोम हम देखते हैं तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। So it is autosomal recessive disorder of the copper metabolism. मेटाबॉलिज्म इट अल्टीमेटली लीड टू द एक्सेसिव डिपोजिशन। विल्सन्स डिजीज़ में हमारे क्या होता है? हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन हो जाता है, जिस डिजीज़ में ऑटोसोमल रेसेसिव, ये डिजीज़ जो है विल्सन्स डिजीज़ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होती है कॉपर मेटाबॉलिज्म की, लीडिंग टू द एक्सेसिव डिपोजिशन। कार्बन डिपोजिशन इफ वी सी, सो कार्बन डिपोजिशन इज लाइक एंथ्राकोटिक पिगमेंट। हमने देखा कॉपर पिगमेंट देखा, अब हमने कार्बन डिपोजिशन देखा, एंथ्राकोटिक पिगमेंट भी बोलते हैं। कार्बन को हम एंथ्राकोटिक पिगमेंट बोलेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द कोल डस्ट। जो कोल डस्ट
डस्ट होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, विच इज़ डिपॉजिटेड थ्रू इनहेलेशन। जो कोल माइंस, कोल एरिया में हम जो वर्कर्स काम करते हैं उनमें जनरली कार्बन डिपोजिशन, एंथ्रोकोटिक पिगमेंट का डिपोजिशन देखने को मिलता है। कोल डस्ट में प्रेजेंट होता है जो जनरली लोग इनहेल कर रहे थे उसके थ्रू बॉडी में अंदर जाता है, विच इज़ डिपॉजिटेड थ्रू इनहेलेशन इन द लंग्स एंड द रीजनल लिम्फ नोड्स। इसमें की वजह से आता है। सिग्निफिकेंस क्या है डेंटल सर्जरी में? सो कॉमन पिगमेंट जो है, तो कॉमन पिगमेंटेड रीजन ऑफ ओरल कैविटी, सो द ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट इज सीन इन मैलिग्नेंट मेलेनोमा। ये हमको इसका डेंटल सर्जरी में क्या सिग्निफिकेंस है? द कॉमन पिगमेंटेड रीजन्स ऑफ द ओरल कैविटी, द ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट जो हमको देखने को मिलता है मैलिग्नेंट मेलेनोमा में, एडिसन्स डिजीज में, पिगमेंटेड नेवी में, प्यूर जैगर सिंड्रोम जो हमने देखा था स्टमक में, मल्टीपल पॉलिप्स देखने को मिलता है जिसका अल्टीमेटली विच लीड्स टू द एक्सेसिव ग्रोथ एंड द पिगमेंटेशन, अमलगम टैटू। सो पर्पलिश रेड पिगमेंट कहाँ देखने को मिलता है? हमको परप्यूरा में देखने को मिलता है, परप्यूरा। एंड जो हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है आईटीपी होता है, तो आईटीपी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वीडियोस में, एंड एमेलोनोटिक मेलेनोमाज में, टिलैंटिसिस एंड प्रेगनेंसी एप्यूलस एंड और द वेरियस डिजीजेज आपको पर्पलिश रेड पिगमेंट देखने को मिलता है। हमने देखा ब्राउनिश पिगमेंट हमारी बॉडी में बेसिकली ब्राउनिश पिगमेंट है, वो कहाँ कहाँ कैसे देखने को मिलता है? कॉमन पिगमेंटेड रीजन जो आपको ओरल कैविटी में ब्राउनिश पिगमेंट कहाँ देखने को मिलता है? पर्पलिश पिगमेंट आपको कब देखने को मिलता है? इसके सब केसेस में देखने को मिलता है। एंड मैलिग्नेंट मेलेनोमा जो होता है वो सीन इन फ्रॉम द 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप मैलिग्नेंट मेलेनोमा को देखोगे तो सीन फ्रॉम द 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज। कॉमन साइट क्या है? पैलेट होती है, कॉमन साइट इज पैलेट। क्लिनिकली देयर इज अ नोड्यूल और मैक्यूला मे बी अल्सरेटेड। क्लिनिकली नोड्यूल मैक्यूला होता है वो जो अल्सरेटेड हो सकता है। जो पिगमेंट जो होता है वो ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। 15% मे बी नॉन पिगमेंटेड, मे बी रेड। 15% जो होता है वो नॉन पिगमेंटेड या तो रेड हो सकता है कलर में। डिजीज जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होगी, लेटर ऑन इट में कॉज ब्लीडिंग एंड द सोरनेस ऑफ द थ्रोट। इनिशियली तो ये नॉन सिम्टोमेटिक नहीं रहेगी, दे में कॉज ब्लीडिंग एंड सोरनेस ऑफ द थ्रोट। माइक्रोस्कोपिकली वी सी द सेल्स आर राउंड और द स्पिंडल शेप। माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे जो सेल्स होंगी वो राउंड होंगी या स्पिंडल शेप्ड की होंगी, जिसके अंदर ब्राउनिश ब्लैक कलर मेलेनिन पिगमेंट होगा। माइक्रोस्कोपिकली द सेल्स आर द राउंड और द स्पिंडल शेप, जिसके अंदर ब्राउनिश ब्लैक मेलेनिन पिगमेंट देखने को मिलता है। अमलगम टैटू, इसका डेंटल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अमलगम टैटू का। सो अमलगम टैटू इज़ लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ द अमलगम। आप अमलगम रेस्टोरेशन करते हो तो अमलगम के जो फ्रेगमेंट्स हैं अमलगम वाइल फिलिंग द रिस्टोरेशन विल फिलिंग इट विद द अमलगम। सो फ्रेगमेंट्स ऑफ द अमलगम एम्बेडेड हो जाते हैं ओरल म्यूकोसा में, जो ब्राउनिश ब्लैक कलर का पिगमेंट देते हैं। उस पर्टिकुलर साइड पे वहाँ पे ब्राउनिश ब्लैक कलर का सा पिगमेंट देते हैं। और पिगमेंटेशन साइड क्लोज टू द डेंटल आर्चेस, जैसे जो डिपोजिशन हो जाता है ब्राउन ब्लैक ग्रेन्यूल्स का, जो डिपॉजिट होते हैं along the collagen bundles and along the blood vessels. Foreign body giant cell and macrophages जिसके अंदर ये pigments हैं वो देखने को मिलते हैं. So that is amalgamated everything about the pigments. So this is done with, we have done with this pigments. So अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग पिगमेंट्स का, कोई भी क्वेरी हो कौन सा पिगमेंट्स क्या कुछ समझ में नहीं आया हो, आप मेरे से पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. जस्ट लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. और ऑल्सो मैंने लिंक दे रखी है अपने इंस्टाग्राम की, आप चाहें तो वहाँ इंस्टाग्राम पे मेरे से पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हैं. अबाउट सेक्शन, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डाल रखी है, वहाँ जाके मेरे इंस्टा प्रोफाइल पर रीच कर सकते हैं. सो दिस इज डन विद दिस. सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. आई विल ब्रिंग बैक विद अनदर वीडियो.